अब हम पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। हमने फेडरलिज्म देख तो लिया क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें फेडरलिज्म की सक्सेस चाहिए। लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, असल में उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सीड हुआ है, ये इसलिए नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया में जो है, हमारा नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ जो है उसने भी सक्सेस दिलवाई है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म हमारा क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा डाइवर्सिटी को, लिविंग टुगेदर को प्रायोरिटी देगा और उनको ही हमने अपने आइडियल्स बना के रखा। अब हम कुछ ऐसे देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हमने इन आइडियल्स को सर्वोपरि रखा। जैसे हमने जब अपनी स्टेट्स बनाई तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई। अगर हमारी कंट्री में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दी। अगर वो लैंग्वेज के लोग ये नहीं कहेंगे ना अब कि हमें एक नई कंट्री चाहिए, क्योंकि हमने उनको एक नई स्टेट दे दी। तो लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसमें बहुत सारे लोग तो अगेंस्ट भी थे लेकिन कुछ लोग उसके फेवर में भी थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बननी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे 1947 से और अब तक का, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये चेंज हो गया है। नई पुरानी जो स्टेट्स थी वो ख़त्म हो गई है और नई बन गई है। एरिया, बाउंड्री, नाम तक चेंज हो गए हैं कई कई स्टेट्स के। 1947 में जो बहुत सारी ओल्ड स्टेट्स थी उनको हमने नया बना दिया है, जिससे जो लोग कोई सेम लैंग्वेज जो बोल रहे थे वो उसी स्टेट में रहे। कुछ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाई गई, लेकिन रिकॉग्नाइज ये किया गया कि वो कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के लिए सेम हो, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब। देखो इन्होंने मैप भी दे रखा है कि किस तरह स्टेट्स को आज के टाइम पे हमने बना दिया है। जब पहली बार जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने का आवाज़ उठाई गई तो बहुत सारे हमारे नेहरू जी, ये जो हमारे लीडर्स थे बड़े बड़े, वो बहुत डरते थे कि कहीं हमारी कंट्री का और डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, अलग ना हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही पाकिस्तान वाला एरिया खो दिया था, बंगाल का एरिया खो दिया था। अब हम अपनी कंट्री को और तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत में इसको रेजिस्ट किया। लेकिन धीरे धीरे जब आंदोलन वगैरह भी हुए, जब फाइनली हमने लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी स्टेट्स को बनाया, तो हमें पता चला कि हमारी कंट्री इससे और ज़्यादा मजबूत ही हुई है, टूटी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी रहा है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? हमने नेशनल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को नहीं बनाया है। हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी जो है 40% जो इंडियंस है वो हिंदी बोलते हैं। तो और जो लोग हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए हमने 21 अदर रिकॉग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेज भी बनाई। एक कोई भी अगर कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसे कंडक्ट करा रही है, तो वो कोई भी 21+ हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है। स्टेट की अपनी खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है और उसी ऑफिशियल लैंग्वेज पे ही उस स्टेट का गवर्नमेंट जो काम होते हैं वो होंगे। श्रीलंका में क्या था, वो क्या चाह रहे थे कि सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ही हिंदी स्पीकिंग लोगों पे मर रहे थे, तो इसीलिए क्या हुआ था
वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुए थे। अब पहले शुरुआत में तो क्या था कि इंग्लिश को 1965 में हम बंद कर देंगे ऑफिशियली यूज़ करना, लेकिन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो थी उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश को जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज जो स्टेट्स थी उन्होंने कहा कि हमें इसको कंटिन्यू रखना है। तो तमिलनाडु में एक मूवमेंट शुरू हुई और वो बहुत लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई, बहुत लोगों की किल हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने इंग्लिश को हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ को ऐसा लगा कि हिंदी स्पीकिंग एलाइट्स जो हैं उनको फेवर किया गया है, प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है। अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी को इम्पोज करेगी जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं, ये सिर्फ एज अ कम्युनिकेशन रखा जाएगा। बस यही है कि जिस तरह श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो गया, ऐसा हमारी कंट्री में ना हो। नेक्स्ट आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो अगर हम रीस्ट्रक्चर कर दें सेंटर स्टेट के रिलेशन को, तो हमारा फेडरलिज्म कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये डिपेंड होता है कि कैसे हमारी रूलिंग पार्टी लीडर जो हैं वो इस अरेंजमेंट को वर्क को शेयर करते हैं। सेम पार्टी शुरुआत में तो ज़्यादातर क्या होता था कि सेंट्रल और स्टेट में दोनों सेम ही पार्टी होती थी। तो पहले मतलब स्टेट गवर्नमेंट इतना मेनली अपना राइट वगैरह जो है वो ऑटोनोमस फ्री होके नहीं यूज़ करती थी। जब जैसे रूलिंग पार्टी और स्टेट लेवल पे डिफरेंट आने लगी, तो सेंटर जो है वो क्या करने लगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन करने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी अपनी पावर को मिसयूज़ भी कर देता है प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा के, अगर स्टेट में उनकी सेम पार्टी नहीं है तो उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो अंडरमाइन हो सकता है। लेकिन 1990 के बाद काफ़ी चेंजेस आए। उसके बाद रीजनल पार्टी जो है वो स्टेट में आने लगी, है ना। बिगिनिंग ऑफ कोलेजन इरा हमारी कंट्री में आया। कोलेजन मतलब गठबंधन की सरकार आने लगी। तो क्यों? क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पा रही थी लोकसभा के इलेक्शन में, तो बहुत सारी पार्टीज़ जो है वो अलायंस बना लेती थी। रीजनल पार्टी मिलके एक अलायंस बना लेती थी जिससे वो सेंटर पे एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो एक नया कल्चर पावर का, शेयरिंग पावर का शुरू हो गया और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी मिलने लगी। देखो पहले पावर क्या होती थी कि भीख मांग के जैसे ले रहे हैं, ऐसे पावर को लेने आ रहे हैं। कोलेजन में क्या हो गया कि सब बैठे एक ही गद्दी पे हैं, लेकिन सब मिलजुल के बैठे हैं। was supported by, हाँ, तो ये भी जो कोलेजन का जो ईरा चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट लेके आई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट लेके आई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से ऐसे डिसमिस नहीं कर सकता। तो आज के टाइम में पहले के टाइम से पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि कैसे हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा है इंडिया में। 2 या 2 से ज़्यादा टायर हो सकते हैं गवर्नमेंट के,
हमने 2 टायर की बात करी, लेकिन इंडिया जो है वो सिर्फ 2 टायर की नहीं चल सकता, क्योंकि स्टेट्स भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेट इतनी बड़ी है कि कुछ कंट्री जितनी है, जैसे उत्तर प्रदेश, रशिया, सॉरी यूरोप की कुछ कंट्री से तो हमारी कंट्री की स्टेट बड़ी बड़ी हैं। जैसे पॉपुलेशन जो है वो रशिया से भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र जर्मनी जितना है। तो इंटरनली भी बहुत डाइवर्स है हमारी स्टेट्स। तो पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करना विद इन स्टेट भी ज़रूरी है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और टायर बना दिया गया, जिससे हम डिसेंट्रलाइज कर सकें, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो इशू हैं, जो लोकल लेवल के हैं, वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेटर नॉलेज है वहाँ की प्रॉब्लम की, अपनी लोकेलिटी की, और ज़्यादा बढ़िया अच्छा आइडिया है कि वो कैसे पैसा लगाएं, कैसे उन चीज़ों को इफ़िशेंटली मैनेज करें। और लोग भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीज़न मेकिंग में, तो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो इसको, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। क्या ज़रूरत थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज करने की? पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट करी कि विलेज या टाउन में भी पावर को शेयर किया जाए। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत विलेज में और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरिया में बनाई गई। लेकिन पहले वो जो काम करती थी सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, और इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं होते थे, उनके पास पावर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे। तो मतलब इफ़ेक्टिवली अभी डिसेंट्रलाइजेशन पहले नहीं हुआ था। फिर 1992 में मेजर स्टेप्स उठाए गए जिससे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बना दिया गया कि वहाँ पे इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट में। सीट रिजर्व कर दी गई SC ST OBC के लिए, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड बनेंगे। 1/3 पोजीशन किसके लिए रख दी? वुमेन्स के लिए रख दी। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बना दिया गया इंडिपेंडेंट, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराएगा। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर और रिवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा, वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। पंचायती राज के नाम से हम रूरल लोकल गवर्नमेंट को जानते हैं, जहाँ पे अलग अलग विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज, उनका एक ग्राम पंचायत होता है। ये काउंसिल होती है जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर होते हैं, जिसे हम पंच कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ये सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है उस एरिया की, वो उन्हें वो करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ये क्या होती है? एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे पंचायत की। ग्राम सभा पंचायत जो है वो पूरे काम करेंगी ग्राम सभा के अंडर। वोटर्स जो है वो इसके मेंबर होते हैं। ट्वाइस और थ्राइस वो मीट करते हैं एक साल में, एनुअल बजट वगैरह देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं ग्राम पंचायत की। लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। कुछ जो ग्राम पंचायत है वो ग्रुप बना लेंगी और फिर वो पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बना लेंगे। और मेंबर जो है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, वो जो इलेक्ट हुए हैं वो पंचायत के मेंबर, उस एरिया के वहाँ पे मेंबर बन जाएंगे। मंडल, पंचायत समिति
जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उन्हें हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद भी इलेक्ट होते हैं, लोकसभा के, एमएलए के, वो सब, वो भी उसके मेंबर होते हैं, जो भी ऑफिशियल अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के होते हैं। जिला परिषद चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। तो लोकल जो बॉडी है वो अर्बन एरिया में भी होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ बिग टाउन में, टाउन्स में, और बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दोनों जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इलेक्टेड बॉडी, जहाँ पे जो वे जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो। म्यूनिसिपल चेयरमैन जो होता है म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर को हम मेयर भी बोलते हैं। तो ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये हमारा एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, किसी भी कंट्री में अगर हुआ है तो। 26 इलेक्टेड लैक रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टेड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के। कुछ में तो ये मतलब इतना बड़ा नंबर है कि कुछ कंट्री की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती। तो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी है वो भी कहीं ना कहीं डीपन हुई है, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, उनको वॉइस मिली है। और कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो हर जगह आती है। तो इलेक्शन हेल्ड होते हैं रेगुलरली, ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती। कुछ स्टेट्स ने तो अपनी ट्रांसफ़र भी नहीं करी पावर लोकल गवर्नमेंट में, ना ही उनको एडुकेटेड रिसोर्सेज देती। तो अभी भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडल है हमारा, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रियलाइज़ होने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and do tell me what lacuna, what lacking do you face while I teach, how do I teach, what sources do I use, then please tell me. Thank you for watching.